तो साथियों, हमारा जो टॉपिक है वह मसाज चल रहा था। हमारे जो पीटी एग्जाम है उसके अंदर खेल मसाज नाम का एक टॉपिक है। तो खेल मसाज को हम अमूमन मसाज के नाम से ही जानते हैं और उसके कुछ प्रकार है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। थ्योरेटिकल पार्ट में इसके बाद में बताऊंगा आपको, क्योंकि टेक्निकल पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, इसमें क्वेश्चन ज़्यादा बनने की संभावना रहती है। अमूमन इन शब्दों को इंग्लिश में इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। ये इनका नाम हिंदी में बहुत कम पूछा जाता है जबकि इंग्लिश में ही पूछा जाता है, इसलिए मैंने इनको टेक्निकल रूप में, जो इनके जो टेक्निकल वर्ड है उसी रूप में इनको लिखा है। सबसे ऊपर लिखा हुआ है मसाज। मसाज इंग्लिश शब्द है, मालिश कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इसको मालिश। अंगमर्दन भी कहते हैं। और एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार यूज में आएगा, मैनिपुलेशन यानी हस्त कौशल। मैनिपुलेशन या हस्त कौशल क्या होता है? हाथ की सहायता से या अपने हस्त की कला से, ठीक है, मसाज करना। मतलब आपके हाथों में कितनी कला है, आप मसाज करने में कितनी कला दिखा सकते हैं। इस प्रकार इस वर्ड का नाम है मैनिपुलेशन या हस्त कौशल। तो मसाज में वैसे भी हाथों की कला की आवश्यकता होती है। तो आज हम यही पढ़ेंगे कि हम फिजिकली रूप से किसी रोगी को या स्वस्थ व्यक्ति को उपचार या आराम के लिए किस प्रकार से मसाज दे सकते हैं। वास्तविक तौर पर तो मसाज के 4 प्रकार बताए गए हैं, पर कुछ बुक्स में 6 प्रकार मिलते हैं, रेकिंग और सेंटरिंग। ये भी अभी जो नई बुकें आ रही है उनमें मिल रहा है। तो आपको मसाज के 6 ही प्रकार पढ़ने हैं, क्योंकि पूरा रेफरेंस से पढ़ना है। एक्चुअली में ये नोट्स मेरे ब्रह्मास्त्र है, इनको मैं एक बार चलाता हूँ फिर भूल जाता हूँ। मतलब जो टॉपिक एक बार पढ़ लिया उसको बस वहीं पढ़ लिया, फिर आप चाहे 10 किताबें से पढ़ो आपको वही चीज मिलेगी घूम फिरा के। ये सभी बुक्स का और सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का सार है एक तरीके से। बहुत एक्सपीरियंस के बाद इन नोट्स को बनाया गया है। तो सबसे पहले आपको मसाज के प्रकार बताते हैं कि मसाज क्या होती है, मसाज के टाइप क्या होते हैं। सबसे पहला टाइप होता है स्ट्रोकिंग मैनिपुलेशन। स्ट्रोकिंग मैनिपुलेशन। सेकंड टाइप होता है प्रेशर मैनिपुलेशन। तीसरा होता है परक्यूशन मैनिपुलेशन और चौथा होता है शेकिंग मैनिपुलेशन। वैसे 5वां रेकिंग और सेंटरिंग होता है, इनको हम लास्ट में पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला टॉपिक स्ट्रोकिंग मैनिपुलेशन। सबसे पहले तो आप इन वर्ड को देख के बिल्कुल घबराना नहीं। देखिए, घबराने की जरूरत इसलिए नहीं है कि ये सबसे इजी टॉपिक है। आपको लग रहा है क्योंकि इंग्लिश में लिखा हुआ है इसलिए आपको थोड़ा हार्ड लगेगा, पर मेरे को जहां तक एक्सपीरियंस है कि जब मैं कोचिंग में इसको पढ़ा रहता हूं तो उसके बाद में ये सबसे इजी टॉपिक लगता है बच्चों को कि हाँ, मसाज में से तो आपको कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, चाहे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए। और आपके मसाज जो सिलेबस में है वो उद्गम, इतिहास, वो मसाज के प्रकार और भी उपागम सब कुछ दे रखा है। तो मतलब एक लंबा चौड़ा टॉपिक आपके सिलेबस में पहले यूनिट के अंदर दे रखा है। तो सबसे पहला जो प्रकार है वो है स्ट्रोकिंग मैनिपुलेशन। स्ट्रोकिंग क्या होता है? देखो, आज मसाज को पेन से कम पढ़ेंगे, हाथों की सहायता से ज्यादा करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल करेंगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। स्ट्रोकिंग मैनिपुलेशन। स्ट्रोकिंग का मतलब होता है सहलाना। क्या होता है? सहलाना। मैनिपुलेशन का मतलब होता है हस्त कौशल। अपन पूरा यदि नाम बोले तो स्ट्रोकिंग मैनिपुलेशन मसाज, यानी सहलाने का हस्त कौशल मसाज के रूप में। अब देखिए, सहलाना या इसको सुहारना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुहारना या फिर हाथ फेरना। नॉर्मल सा बात है, हाथ फेरना बिल्कुल इजी है, आप निश्चिंत रहिए, समझाने की गारंटी पूरी मेरी है। देखिए, नॉर्मली मेरा हाथ है, मैं किसी भी एक पार्ट पर, मेरे बॉडी पार्ट है तो इसके ऊपर हाथ फेर रहा हूं, बिल्कुल इजीली वे में हाथ फेर रहा हूं, तो ये क्या हो गया? ये स्ट्रोकिंग हो गया। ठीक है, बिल्कुल इजी है। स्ट्रोकिंग सहलाना या सुहारना। मान लीजिए मैं अपने हाथ को सहला रहा हूं मसाज के लिए, ठीक है, सुहार रहा हूं, यानी अपने हाथ की जो हथेली है इसकी सहायता से हाथ फेरना या हथेली फेरना, इसको अपन क्या कहते हैं? सहलाना या सुहारना। अब देखिए, ये 2 तरह की होती है। जो सहलाना होता है ना, वो 2 तरीके से हो सकता है। पहला है जनरल स्ट्रोकिंग। जनरल स्ट्रोकिंग का मतलब होता है सामान्य सुहारना, ठीक है, या केवल सुहारना लिख देते हैं, या सहलाना, केवल सहलाना लिख देते हैं। देखिए, नॉर्मल सहलाना क्या होता है कि इसमें है ना दिशा का ध्यान नहीं रखा जाता है, इसमें डायरेक्शन का ध्यान नहीं रखा जाता है। दोनों तरफ सुहार सकते हैं, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी।
मतलब बिना किसी दिशा का ध्यान रखे नॉर्मली सुहारना है, पर हमें लय का ध्यान रखना है, एक लय में सुहारना है, एक लय में लयबद्धता होनी चाहिए इसके अंदर। तो इसमें जो प्रति स्ट्रोक बताए गए हैं वह 5 से 10 सेकंड का एक स्ट्रोक होना चाहिए, मतलब बिल्कुल स्लो 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 सुहारना है। तो इसमें डीपर स्ट्रोकिंग भी होता है, सुपर स्ट्रोकिंग भी होता है, सुपरफिशियल स्ट्रोकिंग भी होता है। तो डीपर का मतलब होता है गहरे से, मतलब थोड़ा सा हल्का सा दबाव लगा के सुहारना, वो सुपर स्ट्रोकिंग में आ जाएगा। अब देखिए जनरल स्ट्रोकिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ध्यान रखना है इफ्लूराज। ये इफ्लूराज जो है, ये जो मसाज है, कहीं कहीं बुक्स में हिफ्लोराज भी लिखा हुआ है, ठीक है। हिफ्लोराज इसका सही नहीं अर्थ नहीं है, सही मीनिंग इसका होता है एफ्लूरेंज। क्या नाम होता है? एफ्लूरेंज। देखिए ये एफ्लूरेंज बहुत अच्छी मसाज है और इंपॉर्टेंट भी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मसाज है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं इसके पीछे IM पे लिख देता हूं यहीं पे। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जिस प्रकार से हम योग में प्रत्येक आसन के बाद में शवासन करते हैं, तो उसी प्रकार हम जब भी कोई सी भी मसाज करेंगे, उसमें से हर एक मसाज के बाद में हम इफ्लूरेज करेंगे। इफ्लूरेज जैसे हम हिफ्लोराज कहते हैं, वह मसाज करेंगे। ये होती क्या है ये मसाज होती है, इसका एक सेकंड नाम और है, हिंदी में इसका अच्छा नाम है हृदयगामी सहलाना, क्योंकि मेरा हार्ट इधर है, ठीक है। तो अब मैं अगर अपने हाथ को सहलाऊंगा तो बिल्कुल इस डायरेक्शन में सहलाऊंगा, वापस यहाँ पे खत्म किया तो वापस यहीं से इस डायरेक्शन में सहलाऊंगा। मान लीजिए मैं अपने पेट को सहला रहा हूं तो मैं इस डायरेक्शन में सहलाऊंगा, हृदय की तरफ, ठीक है। आपको केवल हृदय की तरफ सहलाना है, ठीक है। मतलब शरीर की जो अंतिम छोर है, अंतिम छोरों से सेंटर की तरफ आना है, केंद्र की तरफ आना है, ठीक है। इसी मसाज को हम बोलते हैं इफ्लूरेज या हृदयगामी मसाज। इसमें 3 चीजें महत्वपूर्ण है। एक, इसमें लय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ये मसाज लयात्मक रूप में होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? लय के रूप में, एक क्रम में लय के रूप में होनी चाहिए। मतलब आपने इस प्रकार से सहलाया, फिर वापस ऐसे ही सहलाओ, फिर वापस ऐसे ही सहलाओ, मतलब एक लय में होनी चाहिए। दूसरा, इसमें केवल हृदय की तरफ होनी चाहिए। किधर होनी चाहिए? डायरेक्शन जो होनी चाहिए वो हार्ट की तरफ ही होनी चाहिए। डायरेक्शन कहां होनी चाहिए? केवल हृदय की तरफ होनी चाहिए। और तीसरा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि प्रत्येक मसाज के बाद में कौन सी मसाज दी जानी चाहिए। तो एग्जाम में यदि पूछा जाए कि प्रत्येक मसाज के बाद में कौन सी मसाज देनी चाहिए, तो हिफ्लोराज या एफ्लूरेज मसाज देनी चाहिए। एग्जाम में अब तक जो क्वेश्चन पूछा गया है वो सिर्फ इतना पूछा गया है कि एफ्लूरेज या एफ्लूरेज जो है वो क्या है। तो अभी तक इसका आंसर सिर्फ इतना ही था कि एफ्लूरेज एक प्रकार की मसाज है। अभी तक यही एग्जाम में पूछा गया है, परंतु ये इंपॉर्टेंट है। मेरा ये पर्सनली मानना है कि इसमें से एक क्वेश्चन बनता है। मसाज में यदि सबसे अच्छा क्वेश्चन बनाना हो तो यही बनता है। इसका हिंदी में नाम है हृदयगामी सहलाना, यानी हृदय की तरफ सहलाना। तो स्ट्रोकिंग आपको समझ में आ गया होगा कि स्ट्रोकिंग 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है सामान्य सहलाना, यानी बिना डायरेक्शन का ध्यान रखे लयात्मक रूप से सहलाना, और दूसरा होता है एफ्लूरेज यानी हृदयगामी सहलाना, यानी केवल हृदय की तरफ सहलाना या सुहारना। मसाज का जो सेकंड टाइप है इजी है, नाम ही है बस। आपको स्ट्रोकिंग याद रखना है। स्ट्रोकिंग, आपको यदि पूछा जाए कि स्ट्रोकिंग क्या है, ठीक है, केवल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि स्ट्रोकिंग क्या है, तो आपको यही ध्यान रखना है कि स्ट्रोकिंग इज ए मसाज। स्ट्रोकिंग क्या है? मसाज का एक टाइप है, मसाज का एक प्रकार है। स्ट्रोकिंग के खुद के 2 प्रकार है, एक जनरल स्ट्रोकिंग और एक इफ्लूरेज, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सेकंड टाइप की जो मसाज है वह है प्रेशर मैनिपुलेशन। प्रेशर का मतलब होता है दबाव, तो इसको हम बोलते हैं दबावोपचार मसाज। बिल्कुल इजी है, आपको नॉर्मल नाम से ही पता चल जाएगा कि इसमें जब भी हम मसाज करेंगे तो हम क्या करेंगे, हल्का सा प्रेशर लगाते हुए मसाज करेंगे। हल्का सा मसाज में क्या करेंगे, प्रेशर लगाएंगे। अब देखिए सबसे पहला, इसके 3 टाइप होते हैं। इसके कितने टाइप होते हैं? इसके 3 टाइप होते हैं। सबसे जो पहला टाइप है वो है नीडिंग यानी गूंदना। सेकंड जो टाइप है वो है पैक्ट्रीसेस यानी पथराना या चिकोटना। और थर्ड जो इसका टाइप है वो है फ्रिक्शन
यानी घर्षण। तो देखिए इसको समझिए एक बार, प्रेशर मैनिपुलेशन मसाज। प्रेशर का मतलब होता है दबाव, मैनिपुलेशन का मतलब हो गया हस्तकला या हाथों के कौशल से। तो प्रेशर यानी दबाव लगा करके किसी भी जो भी व्यक्ति होगा जिसके हम मसाज कर रहे हैं उसके ऊपर हल्का सा प्रेशर लगाते हुए क्या करनी है, मसाज करनी है। दबाव की सहायता से उसको उपचार करना है या उसको मसाज देनी है। इसके जो 3 टाइप है, सबसे पहला टाइप है नीडिंग। नीडिंग का मतलब होता है गूंदना या फिर गूंथना भी बोलते हैं, या गोंदना सही वर्ड होता है, गोंदना। ठीक है, अब देखिए नीडिंग बिल्कुल इजी ढंग से यदि समझे तो आप बिल्कुल ऐसा समझ सकते हैं कि नीडिंग यानी गूंदना। हम जैसे आटा गूंदते हैं ना, आटा रोटी बनाने से पहले आटा जो गूंदते हैं बिल्कुल वैसे ही उसी को ध्यान रखना है और इस मसाज को आप आसानी से याद रख सकते हैं। देखिए किस प्रकार से स्क्वेजिंग। स्क्वेजिंग जब आपको पता होगा कि स्क्वेजिंग का मतलब होता है निचोड़ना। क्या होता है? निचोड़ना। जब आटे की लोई बन जाती है, मतलब आटा तैयार हो जाता है बनके, तो उसको हम क्या करते हैं, तोड़ने के लिए ऐसे स्क्वेच करते हैं। क्या करते हैं? स्क्वेच यानी हटाते हैं, ऐसे स्क्वेच करते हैं। तो इसी प्रकार से हम अंगों को भी क्या करेंगे, स्क्वेच करेंगे, यानी इस प्रकार से मसाज देंगे। कैसे? मान लीजिए ये हाथ है, ये ऐसे इस प्रकार से स्क्वेजिंग। स्क्वेजिंग यानी एक डायरेक्शन में दोनों हाथ से करेंगे, एक इधर मोड़ेंगे एक इधर मोड़ेंगे, हल्का सा, तो हल्का हल्का सा इस प्रकार से मोड़ेंगे, तो उसमें एक दबाव पड़ेगा। क्या पड़ेगा? दबाव पड़ेगा। तो सबसे पहले नीडिंग प्रेशर मैनिपुलेशन में हम सबसे पहला पढ़ रहे हैं स्क्वेजिंग। स्क्वेजिंग का मतलब होता है निचोड़ना। निचोड़ने में क्या होता है कि दोनों हाथ विपरीत डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में जाएगा तो एक इस डायरेक्शन में जाएगा, विपरीत डायरेक्शन में निचोड़ने के समान मसाज दी जाती है। उसको हम बोलते हैं स्क्वेजिंग नीडिंग मैनिपुलेशन या स्क्वेजिंग नीडिंग प्रेशर मैनिपुलेशन। ये स्क्वेजिंग हो गया, यानी निचोड़ने के रूप में मसाज दी जाती है। फिर होता है पल्मर। पल्मर यानी हथेली से, जैसे आटा हथेली से आटा गूंथते हैं, इस प्रकार से आटा गूंथते हैं हथेली से, तो उसी प्रकार से बॉडी के जो पार्ट होते हैं उनको हथेली से गूंदा जाता है, गूंदना होता है, तो उस रूप में मसाज दी जाती है। तो थर्ड होता है सर्कुलर। सर्कुलर यानी चक्रीय। आपको जो पता होगा कि जब आटा सबसे पहले हम परात में लेते हैं या किसी बर्तन में लेते हैं, तो सबसे पहले उसमें पानी मिलाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको आटे को गोल 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 इस प्रकार से घुमाते हैं। ठीक है, तो वो एकदम पानी मिक्स हो जाए उसमें। तो इसी प्रकार से चक्रीय मसाज दी जाती है, राउंड एंड राउंड शेप में घुमा के। ये हाथों की सहायता से हो सकती है, फिंगर की सहायता से हो सकती है, या फिर पूरी हथेली का यूज भी ले सकते हैं इसमें। चक्रीय घुमाना, फिंगर या थंब रीडिंग। तो ये मैं आपको बता ही दिया कि भाई फिंगर या थंब से दबाव लगाना। ठीक है, आपको क्या करना है, दबाव लगाना है। इस प्रकार से आप केवल छोटा कोई अंग है तो केवल आप अंगूठे से दबाव लगा सकते हैं, या फिर फिंगर से भी दबाव लगा सकते हैं, या फिर संयुक्त रूप से सारे फिंगर से दबाव लगा सकते हैं, या फिंगर या अंगूठे से दबाव लगा सकते हैं। इस प्रकार से मसाज दी जा सकती है, मतलब प्रेशर देना एक तरीके से। और फिर इंपॉर्टेंट है आयरिंग। आयरिंग यानी इस्त्री करना। जब हम कपड़ों पे प्रेस करते हैं या इस्त्री करते हैं तो उसी टाइप की मसाज है। बस इसमें यह ध्यान रखना है कि एक हथेली के ऊपर दूसरे हाथ की हथेली रखनी और इस प्रकार से ये दबाना है, इस प्रकार से दबाना है, मतलब थोड़ा ज्यादा प्रेशर लगेगा। तो जब हथेली का आकार इतना बड़ा है तो बड़े अंग जहां पे जैसे पीठ हो गया, चेस्ट वाला पोर्शन हो गया, शोल्डर वाला पोर्शन हो गया, पैर के जो थाइज है, काल्फ है, वहां पर इस प्रकार से आयरिंग मसाज दी जाती है। यानी एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली रख के फिर प्रेशर से मसाज करना, इसी को हम कहते हैं आयरिंग मसाज। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। नीडिंग का मतलब होता है गूंदना। ठीक है, गूंदना, जैसे नॉर्मल किसी चीज को गूंद रहे हैं अपन। ठीक है, अब देखिए स्क्वीजिंग यानी निचोड़ना, बिल्कुल इजी है, आपने निचोड़ा किसी चीज को। फिर पल्मर यानी हथेली से उसके ऊपर प्रेशर लगाना है, हथेली से उसके ऊपर क्या करना है, प्रेशर लगाना है। फिर आपको चक्रीय आपको बता ही दिया कि एकदम सर्कुलर रूप में उसके ऊपर प्रेशर डालना है। इस प्रकार से सर्कुलर रूप में एक प्रेशर जनरेट होना चाहिए, लगना चाहिए कि वर्त बन रहा है, पर चक्रीय रूप में प्रेशर पड़ना चाहिए। फिर फिंगर और थंब रीडिंग, फिंगर या थंब से गूंदना। और आयरिंग में एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रख के, एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली रख के प्रेशर दिया जाता है, ये आयरिंग हो गया। तो ये बिल्कुल इजी है। नीडिंग का अर्थ गूंदना होता है,
आपको यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि आयरिंग किस प्रकार की मसाज है, जो आयरिंग है वह किस प्रकार की मसाज है। ठीक है, आयरनिंग जो है वो किस प्रकार की मसाज है। तो आयरनिंग जो है वो गूंदना यानी नीडिंग के अंदर आता है। किसमें आता है? नीडिंग में आता है। स्क्वेजिंग किसमें आएगा? नीडिंग में। पल्मर किसमें आएगा? नीडिंग में। सर्कुलर किसमें आएगा? नीडिंग में। थंब या फिंगर नीडिंग, अगर आपसे पूछा जाए कि थंब या फिंगर नीडिंग किस प्रकार की मसाज है, तो आपको बताना है कि वह प्रेशर मैनिपुलेशन प्रकार की मसाज है। या फिर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि नीडिंग किस प्रकार की मसाज है, तो नीडिंग एक प्रेशर मैनिपुलेशन मसाज है। सेकंड होता है, नीडिंग के बाद में सेकंड मसाज आती है पेट्रिसेज। पेट्रिसेज का अर्थ होता है पथराना, चिकोटना या फिर ब्रशिंग हटाने हेतु। देखिए बिल्कुल इजी है ये भी। चिकोटना, आप किसी की चिमटी, मारवाड़ी में तो बोलते हैं छूटियां भरना, ठीक है, या चिमटी काटना, हिंदी में बोलते हैं चिमटी काटना। तो इस प्रकार से चिमटी काटी जाती है। क्या काटी जाती है? चिमटी। तो चिमटी काटने पे आपने देखा होगा कि कभी इसको इजी लैंग्वेज में यदि समझे तो मैं आपको बताना चाहूंगा। मान लीजिए कभी पिंपल्स हो गए, पिंपल्स होते हैं ना, तो अब हम क्या करते हैं, तो हम त्वचा को एक चिकोटी काटते हैं ताकि पिंपल्स बाहर निकल जाते हैं। जिस प्रकार से ऐसे पिंपल्स हो गए थे इसको इस प्रकार से दबाते हैं तो ये पिंपल्स क्या होता है? बाहर निकल जाते हैं। यानी यहाँ की जो ब्रशिंग होती है, यहाँ का जो वेस्ट जम गया है, जो त्वचा के छिद्र हैं उसमें जो वेस्ट जम गया है उनकी ब्रशिंग कर रहे हैं, यानी उनको हटा रहे हैं। तो इस प्रकार से जो मसाज होती है, इसका जो वास्तविक नाम है वैज्ञानिक भाषा में वो है पेट्रिसेज। क्या नाम है? पेट्रिसेज। पेट्रिसेज प्रेशर मैनिपुलेशन, यानी पेट्रिसेज एक दबाव पड़ रहा है, पर इसमें दबाव दो तरफा पड़ता है। कितनी तरफा पड़ता है? दो तरफा पड़ता है। कभी कभी इस जैसे कभी कभी होता है कि चारों दिशाओं से भी दबाव पड़ता है। वो कैसे पड़ता है वो हम आपको बताएंगे। पेट्रिसेज, पेट्रिसेज में सबसे पहले आता है पिकिंग अप, यानी ऊपर की तरफ उठाना, त्वचा को ऊपर की तरफ उठाना। चिमटी काटना, चिकोटना है और ऊपर की तरफ त्वचा को उठाना है। फिर आता है व्रिंगिंग, व्रिंगिंग यानी गुदगुदाना। अब देखिए इसमें केंद्रीय रूप में, सेंटरिंग रूप में प्रेशर पड़ेगा। केंद्रीय रूप में चिकोटी काटेंगे। मान लीजिए कि अब मेरे को यहां पे मसाज देनी है तो मैं इस प्रकार से दूंगा, इस प्रकार से, मतलब चारों तरफ से दबाव लगाऊंगा, चारों तरफ से दबाव लगाऊंगा। तो इस प्रकार की जो मसाज होगी उसको हम कहते हैं व्रिंगिंग। जैसे हम पेट में गुदगुदी करते हैं, पेट में गुदगुदी करते हैं तो वो इस प्रकार से वो व्रिंगिंग, मतलब चारों तरफ से एक दबाव पड़ रहा है। जबकि जो पीकिंग अप था उसमें दो तरफ से दबाव पड़ रहा था और ब्रशिंग हट रही थी। फिर आता है रोलिंग, रोलिंग यानी लुढ़काना। इसमें क्या होता है कि दोनों हाथों की सहायता ली जाती है और एक चैन बनाई जाती है। जिस प्रकार से इस प्रकार से एक चैन बनाई जाती है और इसको रोल किया जाता है। क्या किया जाता है? त्वचा को रोल किया जाता है। इस प्रकार से एक साइड में लुढ़काया जाता है। क्या किया जाता है? ऊपर उठाने के बाद हल्का सा ऊपर उठाया, फिर आगे लुढ़का दिया, फिर चेन बनी जाती है, दूसरे हाथ से भी लुढ़काना। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि पेट्रिसेज में तीन प्रकार की मसाज आती है, या पेट्रिसेज तीन तरीके से कर सकते हैं, पिकिंग अप, व्रिंगिंग और रोलिंग। यदि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्रिंगिंग क्या है, तो व्रिंगिंग कौन सी मसाज है, तो व्रिंगिंग पेट्रिसेज मसाज है। कौन सी है? पेट्रिसेज यानी पथराना या चुकोटने की मसाज है। या रोलिंग कौन सी टाइप की मसाज है, तो रोलिंग चुकोटने या पथराने की मसाज है, या पेट्रिसेज की मसाज है। अब आपसे पेट्रिसेज पूछा जाए कि भाई पेट्रिसेज कौन से प्रकार की मसाज है, तो पेट्रिसेज प्रेशर मैनिपुलेशन यानी दबाव उपचार की मसाज है। और तीसरा इसका पार्ट है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन यानी होता है घर्षण, घर्षण या मलाई। या अब हमें क्या करना है कि एक घर्षण रफ करना है, रफ करना है त्वचा को, क्या करना है? रफ करना है, घर्षण प्रदान करना है। ठीक है, इसको मलाई भी बोलते हैं, मतलब मालिश करना या मलाई करना। ठीक है, इसमें दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है चक्रीय मलाई, यानी गोल 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 घर्षण पैदा की। घर्षण में आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि स्पर्श अंगों से जो स्पर्श है वो छूटेगा नहीं, यानी कंटिन्यू चक्रीय चक्र चलता रहेगा, कंटिन्यू चक्र चलता रहेगा। इस प्रकार से चक्रीय मसाज करें तो कंटिन्यू चलती रहेगी। अब इसमें भी ध्यान रखना है कि त्वचा हल्की सी गर्म हो जाएगी। वैसे तो जब भी मसाज करते हैं तो जेंट्स का लगभग 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ता है, और लेडीज में 3 डिग्री तक तापमान बढ़ता है।
ठीक है, परंतु यहाँ पे थोड़ा ज्यादा एकदम हमें गर्माहट का एहसास होगा, बिल्कुल गर्म, जैसे मेरे हाथों में घर्षण करना, ये इस प्रकार से हाथों में मैं घर्षण कर रहा हूं, तो एकदम से अचानक से टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इसमें घर्षण में हमेशा टेम्परेचर बढ़ता है। ये दो रूप में की जाती है, एक तो चक्रीय यानी गोल 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 गोल, और दूसरा होता है तिर्यक घर्षण। अब देखिए तिर्यक घर्षण में क्या होता है कि नॉर्मली हम एक मान लीजिए कि यहाँ की मसल्स पेन कर रही, तो मैं अंगूठे की सहायता से यहाँ पे घर्षण करूंगा, क्या करूंगा, घर्षण करूंगा, हल्का सा दबाव देते हुए यहाँ पे घर्षण करता रहूंगा, ठीक है। या फिर अंगुली की, जैसे मेरे अंगुली में चोट लग गई है, तो मैं अंगुली और अंगूठे की सहायता से इस प्रकार से इसमें लगातार घर्षण करता रहूंगा, तो ये ट्रांसवर्सल या तिर्यक घर्षण होगा। अब देखिए ये ट्रांसवर्सल या जो तिर्यक घर्षण है, इसको सियरिक्स नामक विद्वान थे, इन्होंने इसकी खोज की थी और 1941 में, और इसको फिंगर और थंब की सहायता से करना सबसे बेहतर बताया था। सियरिक्स नामक विद्वान थे जिन्होंने तिर्यक घर्षण या ट्रांसवर्सल जो फ्रिक्शन प्रेशर मसाज होती है उसकी खोज की थी। अब देखिए जो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, इन मसाज में क्या है, लगातार प्रेशर पड़ता रहता है, लगातार एक दबाव पड़ता है। नीडिंग आपको गूंदना या गूंथना बता दे, जैसे आटे को गूंदते हैं उसी प्रकार से, कभी हाथ से कभी निचोड़ते हैं, कभी फिंगर से, कभी थंब से, कभी आयरन की तरह से, ठीक है। पैटिस से यानी पथराना, चिकोटना, पहले ऊपर की तरफ उठाते हैं, पहले चिमटी काटते हैं ऊपर की तरफ उठाते हैं, फिर व्रिंगिंग यानी गुदगुदाना, गुदगुदाते हैं उसको, ठीक है। और फिर रोलिंग यानी ऊपर की तरफ उठा के बाद में रोल करना है, क्या करना है, रोल करना है। फिर तीसरा होता है फ्रिक्शन मैनिपुलेशन, फ्रिक्शन यानी घर्षण। अब देखिए घर्षण मैंने आपको बताया दो तरह का होता है, एक तो चक्रीय और एक तिर्यक घर्षण यानी ट्रांसवर्सल घर्षण। फिर तीसरा जो मसाज होता है वो होता है परक्यूशन मसाज। परक्यूशन मसाज, परक्यूशन मसाज को हम हिंदी में बोलते हैं थपथपाना, क्या बोलते हैं, थपथपाना, या फिर हम और भी अच्छी भाषा में बोले तो हल्के हल्के प्रहार करना, क्या करना, हल्के हल्के प्रहार करना, हल्के प्रहार वाली मसाज या हल्के हल्की चोट पहुंचाना, उसको हम क्या कहते हैं, परक्यूशन मसाज कहते हैं। इसको कभी कभार पर्शियन मसाज भी बोला जाता है कि ये पर्शियन देश से आई है तो इसलिए पर्शियन मसाज बोल देते हैं, पर हमें तो परक्यूशन याद रखना है क्योंकि यही उच्चारण एग्जाम में परक्यूशन ही लिखा हुआ मिलेगा। तो परक्यूशन का मतलब होता है थपथपाना या हल्के हल्के प्रहार करना, प्रहार करना है, आगे वाले को चोट नहीं पहुंचानी है, हल्के हल्के प्रहार करना यानी मसाज के रूप में उसको प्रहार से मसाज करनी है। अब देखिए इसके जो टाइप होते हैं वो लगभग 10-12 टाइप होते हैं। जो इंपॉर्टेंट टाइप है वो मैंने आपको बताया है यहाँ पे। देखिए सबसे पहला टाइप होता है हैकिंग। हैकिंग का मतलब होता है तिर्यक हथेली या आडी या तिरछी हथेली रख के, मतलब इस प्रकार से खड़ी हथेली रख के फिर मसाज की जाती है। मान लीजिए मेरे हाथ की मसाज करनी तो मैं हाथ की मसाज करूंगा, इस प्रकार से हथेली जो है वो तिर्यक रहेगी। कैसे रहेगी, तिर्यक रहेगी। ये इंपॉर्टेंट है हैकिंग, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि हैकिंग, निम्न में से हैकिंग क्या है, निम्न में से हैकिंग क्या है, क्योंकि कंप्यूटर के अनुप्रयोग भी है ना, फिजिकल एजुकेशन में है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं हैकिंग क्या हो सकता है। तो हैकिंग एक प्रकार की मसाज होती है जो परक्यूशन मसाज की एक टाइप है और यह मसाज का एक प्रकार है हैकिंग। हैकिंग का मतलब होता है आधे हाथ से या फिर खड़े हाथ से प्रहार करना। अब इसमें दो तरह की मसाज हो जाएगी, एक तो होता है हार्ड हैकिंग और एक होता है सॉफ्ट हैकिंग। देखिए यदि हम हथेली के इस भाग से प्रहार करेंगे, इस भाग से, उंगली वाले भाग को छोड़ दो, उंगली के जस्ट नीचे वाले भाग से प्रहार करेंगे, यहां से प्रहार करेंगे तो थोड़ा हमें ऐसा लगेगा कि थोड़ा तेज प्रहार हो रहा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हार्ड हैकिंग। क्या बोलते हैं, हार्ड हैकिंग। और अंगुली के वाले इस छोर से प्रहार करेंगे, ठीक है, तो उसमें हमें लगेगा कि थोड़ा सॉफ्ट है, एक थोड़ा सा सॉफ्ट है, तो इस प्रकार से सॉफ्ट हैकिंग हो जाता है। अमूमन आपने मसाज पार्लर में या फिर जब आप सैलून में जाते हैं तब आपने देखा होगा कि नाई इस प्रकार से मसाज करता है। इस प्रकार से मैं आपको बता सकता हूं कि ये इस प्रकार से मसाज करता है। तो इस प्रकार से जो मसाज की जाती है इसी का नाम है हैकिंग, ठीक है। एक हाथ से भी कर सकते हैं, दोनों हाथ से भी कर सकते हैं। हथेली की इस छोर से की तो हार्ड हैकिंग हो जाती है, फिंगर वाले भाग से की
तो फिर सॉफ्ट हैकिंग हो जाती है। सर पे भी कर सकते हैं, पीठ पे, कमर पे, शरीर के लगभग लगभग सभी जो बड़े अंग होते हैं वहां पे की जाती है। क्लैपिंग, क्लैपिंग यानी ताली बजाना। तो ताली कैसे बजाते हैं? नॉर्मली हम ताली इस प्रकार से बजाते हैं, मतलब पूरे हाथ का यूज करना है, पूरे हाथ का यूज करना है, पूरे हाथ का, पूरे हाथ की जो हथेली है इसका यूज किया है और इस प्रकार से ये ताली बजने की आवाज आनी चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं क्लैपिंग। तो क्लैपिंग भी एक प्रहार है, हम हाथ से क्या करें, हल्का हल्का प्रहार करें या थपथपा रहे हैं। तो ये भी क्लैपिंग भी एक प्रकार का परक्यूशन मसाज है या पर्शियन मसाज है। अब देखिए तीसरा जो टाइप है वो है स्लैपिंग। स्लैपिंग यानी स्लैप करना, चाटा या थप्पड़ लगाना। अमूमन लड़कियां बहुत अच्छे से लगाती है, पर देखिए यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं करते हैं उनको, यहाँ पे हम मसाज पढ़ रहे हैं। तो स्लैपिंग, स्लैपिंग का मतलब चाटा लगाना। तो जब चाटा लगाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, अमूमन हाथ के आगे वाले भाग का, मतलब इन अंगुलियों का ही यूज करते हैं, पूरे हाथ का यूज नहीं करते हैं। तो इन हाथ, क्योंकि इन हाथ से ज्यादा यहां मारेंगे तो बिल्कुल थोड़ा कम लगेगा, यहां से थोड़ा तेज लगेगा, ठीक है। तो जब मसाज करेंगे तो इस प्रकार से केवल अंगुलियों की छोर है ना, अंगुलियां जो है, अंगुलियों का ये जो पृष्ठ भाग है, इनकी सहायता से प्रहार किए जाएंगे, ठीक है। हल्के हल्के थप्पड़ लगाए जाएंगे। इसको हम बोलते हैं स्लैपिंग। इसको क्या बोलते हैं? स्लैपिंग, स्लैपिंग मसाज, ठीक है। अब देखिए बीटिंग। बीटिंग में क्या होता है? बीटिंग में हथेली के गद्दे से, यानी हथेली का जो गद्दे वाला भाग होता है, गद्देदार भाग होता है, जो स्पंजी भाग होता है, उससे क्या करते हैं? प्रहार करते हैं, उससे नॉर्मली प्रहार करते हैं। तो इस प्रकार की जो मसाज होती है उसको हम बीटिंग कहते हैं। बीटिंग दो तरीके से हो सकता है, एक तो खुले हाथ से भी हो सकता है, ये इस प्रकार से भी हो सकता है, और दूसरी श्रेणी में हम हाथ को कुछ इस प्रकार से मोड़ भी सकते हैं। तो इस प्रकार से भी हथेली का जो गद्देदार भाग है वह मैक्सिमम काम करेगा, और साथ में उंगलियों के जो ये टिप है, टिप के जो बाहरी भाग है, ये वाला भाग है जो ऊपर ऊपर के भाग है, इनकी भी सहायता होगी, और इस प्रकार से ये बीटिंग की जाएगी। बीटिंग को हम रैपिंग भी कहते हैं। रैपिंग में यही होता है कि केवल हाथ सीधा रखा जाता है, और बीटिंग में इस प्रकार से होता है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, पर बीटिंग आपको इतना सा ध्यान रखना है कि हथेली के गद्देदार भाग का अनुप्रयोग होगा, साथ में उंगलियां भी हो सकती हैं। पाउंडिंग, पाउंडिंग का मतलब होता है कूटना। जब हम इमाम दस्ते में कोई चीज को कूटते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि ये हमारे इमाम दस्ते में कूटने के लिए, तो इस प्रकार से कूटते हैं। किसी वस्तु को कूटना है तो इस प्रकार से कूटते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस प्रकार से मसाज देंगे, इस प्रकार से, ठीक है, दोनों हाथों से। जो मुट्ठी को बंद करेंगे, मुट्ठी के बंद करने के बाद हथेली का जो ये नीचे वाला भाग होता है, ये भी गद्देदार होता है, ठीक है। तो इससे हम क्या करेंगे, बंद मुट्ठी से मसाज करेंगे। तो इसी को हम बोलते हैं पाउंडिंग। पाउंडिंग का मतलब होता है कूटना, पर हम इस प्रकार से मसाज देंगे, ठीक है। अब देखिए टेप्टोमेंट। टेप्टोमेंट का मतलब होता है, वैसे तो ढोलक बजाना होता है। क्या होता है? ढोलक बजाना, यानी हम ढोलक बजाने में हाथों की अंगुलियों का यूज करते हैं, और इस पार्ट का भी यूज करते हैं, इस पार्ट का भी यूज करते हैं। तो ये संपूर्ण हथेली का यूज करेंगे। कहीं कहीं बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है कि ऊपर की जितनी भी मसाज हैं, हैकिंग, क्लैपिंग, स्लैपिंग, बीटिंग, पाउंडिंग, ठीक है, और फिंगर से भी प्रहार करना हल्के हल्के, ये सारे किसकी श्रेणी में आते हैं? ये टेप्टमेंट, यानी टेप्टमेंट की श्रेणी में आते हैं, या टेप्टोमेंट की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तो आपको इसको ध्यान रखना है कि टेप्टमेंट यदि एग्जाम में पूछा जाए कि निम्न में से उपरोक्त किसके प्रकार हैं, तो ये टेप्टमेंट के प्रकार हो सकते हैं, ये सारे ही टेप्टमेंट के प्रकार हो सकते हैं। परंतु जो ऑथेंटिक बुक्स है उसमें टेप्टमेंट बिल्कुल अलग दे रखा है, इनको अलग दे रखा है, इसलिए हमने इनको अलग पढ़ा है। परंतु किसी किसी बुक्स में टेप्टमेंट मतलब जो प्रेशर मैनिपुलेशन है, जो परक्यूशन है, यानी प्रहार करना है, थपथपाना है, उसको जस्ट नीचे टेप्टमेंट लिख रखा है कि ये, या फिर परक्यूशन को हम क्या कहते हैं? टेप्टमेंट कहते हैं। परक्यूशन का ही सेकंड भाग क्या है? टेप्टमेंट। परक्यूशन का ही सेकंड नाम बताते हैं टेप्टमेंट। परंतु वास्तविक में टेप्टमेंट क्या होता है? अंगुलियों से प्रहार होता है। जिस प्रकार से ढोलक बजाई जाती है तो अंगुलियों से हल्के हल्के प्रहार होते हैं, उसमें हथेली का भी उपयोग लिया जाता है, कई बार हथेली का भी उपयोग लिया जाता है। मतलब कुल मिला के अंगुलियों का, हथेली का और मिक्स प्रयोग करना, वो क्या कहलाएगा? टेप्टमेंट कहलाएगा।
तो आगे हम पढ़ते हैं टैपिंग। टैपिंग जैसे हम टाइपिंग करते हैं ना, टाइपिंग करते हैं तो उंगलियों के टिप का यूज करते हैं, ठीक है। या फिर जब हम तबला बजाते हैं तो आपने देखा होगा कि वो ज्यादातर उंगलियों के टिप का, इन छोरों का यूज करते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं टैपिंग, यानी उंगलियों के छोर से इस प्रकार से मसाज देना, इस प्रकार से मसाज देना, ठीक है, तो वो टैपिंग कहलाएगा। पोकिंग, पोकिंग एक प्रकार की चुभन होती है, हल्की हल्की चुभन के साथ हम प्रहार तो कर रहे हैं, पर उसमें अपने हमारे जो नाखून है या उंगलियों की जो टिप है, इनकी सहायता से क्या किया जाता है, हल्के हल्के प्रहार किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, हल्के हल्के प्रहार किए जाते हैं। एक चुभन का इस मसाज में क्या होता है, हल्की सी एक चुभन का एहसास होता है, मतलब जो थपथपाहट हो रही है या फिर जो हम हल्के हल्के प्रहार कर रहे हैं उसमें एक हल्की सी चुभन भी होगी साथ में। फिर नेक्स्ट होता है कूपिंग। कूपिंग का मतलब होता है हाथ का कप शेप बनाना, हाथ का कप शेप बनाना है। कप शेप किस प्रकार से बनाना है, ये कप प्याले के रूप में, प्याले नुमा आकार में, या कप शेप बनाना है, मतलब हाथ को एक कप शेप के रूप में, इस प्रकार से कप शेप के रूप में बनाना है और इस प्रकार से मसाज करनी है। इस मसाज में एक चीज इंपॉर्टेंट है कूपिंग में, कि इसमें हमेशा हथेली के मध्य में हवा का दबाव भी रहेगा, मतलब बीच में क्या रहेगी, हवा भी रहेगी, और उस हवा के कारण एक विशेष प्रकार की आवाज आएगी, थपथपाहट की आवाज आएगी। एक विशेष प्रकार की थपथपाहट की आवाज कपिंग में आती है, क्योंकि कपिंग में जब हाथ का कप शेप बनाते हैं तो बीच में हवा रहती है, तो उस हवा का भी प्रेशर पड़ता है, तो इस प्रकार से विशेष प्रकार की आवाज आती है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, कपिंग। इसमें थोड़ा कपिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर सबसे लास्ट में क्यूकिंग। क्यूकिंग का मतलब होता है दोनों हाथों से, ये छोटे बच्चों में ज्यादा की जाती है क्यूकिंग, दोनों हाथों से नाई के समान, मतलब वो दोनों हाथों से एक साथ इस प्रकार से प्रहार करते हैं, मतलब इस प्रकार से प्रहार करते हैं दोनों हाथों से, तो उसको हम बोलते हैं क्यूकिंग। तो नेक्स्ट आपको ये समझ में आ गया होगा, इन सब में हल्के हल्के से प्रहार हो रहे हैं। हैकिंग में हाथ आड़ा हो रहा है, क्लैपिंग में पूरे हथेली का प्रयोग कर रहे हैं, स्लैपिंग में आगे की बाह का प्रयोग कर रहे हैं, बीटिंग में हथेली के गद्देदार भाग का प्रयोग कर रहे हैं, या फिर रेपिंग भी कहते हैं इसको, तो इस प्रकार से बीट कर रहे हैं। पाउंडिंग में कूटना, इस प्रकार से कूट रहे हैं, और टैपमेंट में ढोलक बजाना, हाथों की अंगुलियों से हल्के हल्के प्रहार करना, या फिर पूरे हथेली का भी प्रयोग, या इन सबको मिक्स भी कर सकते हैं। ये किसमें है, टैपमेंट में आता है, ठीक है। फिर आगे आता है टैपिंग। टैपिंग का मतलब होता है तबला बजाना, ये हाथों की जो टिप है, अंगुलियां है, इससे तबला बजाया जाता है। कूपिंग का मतलब कप शेप में, इस प्रकार से हाथ का कप शेप बनाना है और मसाज करनी। और क्यूकिंग के अंदर दोनों हाथ का प्रयोग करते हुए नाई के समान, या मसाज पार्लर में जिस प्रकार से मसाज की जाती है वह मसाज करनी है। लास्ट और अंतिम जो टाइप है मसाज का वह है शेकिंग मैनिपुलेशन। शेकिंग का मतलब होता है जक जोड़ना, यानी एक जग जोड़ने के समान किस प्रकार से मसाज की जाती है। जैसे हम बोतल को शेक करते हैं, मान लीजिए हमने इस बोतल में कुछ मिलाया है, इसको हम शेक कर रहे हैं, मतलब इसको जग जोड़ रहे हैं, तो इस प्रकार से ये शेकिंग मसाज की जाती है, यानी जग जोड़ना। तो किस तरीके से हो सकती है, तो ये दो तरीके से हो सकती है। एक तो होता है खुरदरा थरथराहट। खुरदरा थरथराहट में क्या होता है, हम हाथ को नॉर्मली जैसे किसी अंग को, जैसे अभी हाथ को पकड़ रहा हूं तो इसको हिलाना है, क्या करना है, नॉर्मली इसको जिस हाथ से जो मसाज, मान लीजिए कि ये जो मसाज कर रहा है, जो फिजियोथेरेपिस्ट है उसका हाथ है, और ये पेशेंट का हाथ है, या जो मसाज करवाना है उसका हाथ है, तो इस प्रकार से इस हाथ को पकड़ के हल्का हल्का जक जोड़ा जाता है, तो उसको बोलते हैं खुरदरा थरथराहट या क्रॉस शेकिंग। और सेकंड टाइप का होता है वाइब्रेशन शेकिंग। वाइब्रेशन शेकिंग में प्रकंपन, मतलब एक कंपन प्रदान की जाती है, मतलब नॉर्मली इस प्रकार से जो फिजियोथेरेपिस्ट होता है वो क्या करता है, ऐसे कंपन प्रदान करता है। इसमें कंपन में ये ध्यान रखना है कि बिल्कुल वाइब्रेशन होता है और बिल्कुल कम गति होती है, ठीक है। परंतु जग जोड़ने में या शेकिंग के अंदर क्या थोड़ी ज्यादा गति होती है। मान लीजिए कि इस बोतल को मुझे शेक करना है तो मैं पूरी गति लगाऊंगा इस बोतल को, ठीक है, और यदि मुझे इसको शेक करना है तो इस प्रकार से मैं इसको शेक करूंगा, तो ये मसाज होगी। तो आपको यदि पूछा जाए कि शेकिंग मैनिपुलेशन या कॉर्स शेकिंग या फिर वाइब्रेशन भी क्या है, तो एक मसाज का प्रकार है। तो अगर वाइब्रेशन शेकिंग पूछे तो शेकिंग का एक प्रकार है।
अब पांचवा आता है रेकिंग मैनिपुलेशन या बटोरना। किसी किसी बुक्स में इनको लिख रखा है कि जो रेकिंग मैनिपुलेशन है वो लगभग प्रेशर मैनिपुलेशन के अंदर ही आता है, पर प्रेशर मैनिपुलेशन में इसको नहीं लिखा गया है, इसको अलग से लिखा गया है क्योंकि इसमें स्ट्रोकिंग और प्रेशर मैनिपुलेशन का एक मिक्सचर आता है। क्योंकि इसमें रेक में क्या होता है कि हम हाथ को प्रेशर भी लगाते हैं इस प्रकार से, पर अंगुलियों से इस प्रकार से हम जैसे किसी चीज को बटोरते हैं, मान लो हमें कोई चीज बिखर गई उसको शामिल करना हो तो हम क्या करते हैं, इसको इस प्रकार से शामिल करते हैं, इस प्रकार से शामिल करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई चीज बिखर गई है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको शामिल करने के लिए इस प्रकार से शामिल करते हैं, ठीक है। तो इसमें एक प्रेशर भी पड़ता है हल्का सा और एक सहलाना भी होता है, तो इन दोनों का मिक्सचर होता है रेकिंग, ठीक है। तो इस प्रकार से हाथ की अंगुलियां पूरी हथेली खुलती हैं और अंगुलियां फिर हथेली की तरफ जाती है, हथेली के छोर की तरफ जाती है, हथेली के छोर की तरफ जाती हैं। तो इस प्रकार से जो मसाज की जाती है उसको बटोरना, हिंदी में तो बटोरना कहते हैं और इंग्लिश में रेकिंग कहते हैं। रेकिंग को हम प्रेशर का पार्ट मान सकते हैं पर मानेंगे नहीं क्योंकि बुक्स में अलग लिख रखा है इसको। अब देखिए छठा होता है सेंटरिंग मैनिपुलेशन। ये चीन देश की मसाज है सेंटरिंग मैनिपुलेशन। इसमें कुछ इस प्रकार से लिखा गया है कि किसी भी प्रकार के हस्त कौशल का उपयोग नहीं किया जाता है, किसी भी प्रकार के हस्त कौशल का उपयोग नहीं किया जाता है। जो मानवीय क्रियाकलाप है उसको स्वतंत्र रूप में, मतलब एक मन में ही मसाज की जाती है। मतलब जैसे अपन लेट गए, ठीक है, अब अपने हाथों के ऊपर हमें क्या करना है, हल्का हल्का सा मूवमेंट करना है, हल्का हल्का सा मूवमेंट करना है और इस प्रकार से एहसास यानी फीलिंग लेनी है कि मेरे हाथ में मसाज हो रही है। जो मानवीय क्रियाएं हैं वो प्राकृतिक रूप में ही संचालित होगी पर उसे एक मसाज का रूप दे दिया गया है। मान लीजिए मैं लेट गया और मेरे हाथ की मसाज मेरे को करनी है तो मैं क्या करूंगा, मेरी आंखें बंद कर लूंगा और हाथ के ऊपर ध्यान लगाऊंगा। मान लीजिए मेरे को इस पार्ट की मसाज करनी है तो मैं क्या करूंगा, इस पार्ट की क्रिया करूंगा बस इस प्रकार से, और मेरा ध्यान कहां पे रहेगा, इस पार्ट पे रहेगा। तो जो मानवीय क्रिया है उनको प्राकृतिक रूप में संचालित करके एक मानसिक तरह की मसाज की जाती है जिसमें शारीरिक एक्टिविटी तो होती है परंतु किसी भी प्रकार के हस्त कौशल या फिजियोथेरेपिस्ट का उपयोग सहायता नहीं लेते। इसी मसाज को हम कहते हैं सेंटरिंग मैनिपुलेशन। ये चीन देश की मसाज है। तो उम्मीद करता हूं कि मसाज के कुछ भाग आपको समझ में आए होंगे और अमूमन मसाज के 4 प्रकार आपको समझ में आ ही गए होंगे। बाकी जो इसका थ्योरेटिकल पार्ट है वो मैं आपको बोर्ड पे लिखने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट में कुछ भी समझाने लायक नहीं है। वो एक सीधी सी लाइन होती है, वो उस आपको हूबहू याद करनी होती है, तो उसमें समझाने लायक कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको सीधा नोट्स से ही एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको पढ़ने में बिल्कुल सहायता मिल सके। खेल मसाज में आपकी जो सिलेबस में है वह है इतिहास, उपागम, प्रभाव और मालिश के प्रकार। तो मालिश एक वैज्ञानिक कला तथा हस्तकौशल विधि है। मसाज का फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका अंग्रेजी अर्थ फ्रिक्शन ऑफ नीडिंग अर्थात गूंदने के साथ घर्षण करना है। ये आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना याद नहीं रखना है। आपको ये याद रखना है कि अलग अलग भाषाओं में अलग अलग शब्द दिए गए। जैसे अरेबिक भाषा में दिया गया है माशा शब्द से भी जुड़ा है जिसका अर्थ होता है टू टच, फील और हैंडल अर्थात स्पर्श या हाथों द्वारा नियंत्रित करना। लैटिन भाषा में भी माशा शब्द दिया गया है। ग्रीक भाषा में एंट्रीपेज नामों से जाना जाता है, ठीक है। परंतु इसका जो वास्तविक नाम जो एग्जाम में पूछे जाने लायक है वह है मसाज। मसाज शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है, तो हिब्रू भाषा के मैस्केल शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है गूंथना, ठीक है। ये आपको इंपॉर्टेंट रूप से याद रखना है कि मसाज जो है वो हिब्रू भाषा का मैस्केल शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। फिर जो खेल मसाज है जो हमारे सिलेबस में है उस खेल मसाज के जो जनक हैं वो डॉक्टर जैक मैगर को माना जाता है। तो डॉक्टर जैक मैगर खेल मसाज के जनक के रूप में माने जाते हैं। इसके आगे देखिए, चिकित्सा शास्त्र के पितामह हिप्पोक्रेटस ने इसका प्रयोग मरीजों पर किया था। इन्होंने 460 ईसा पूर्व लिखा था, द फिजिशियन कैन बी मस्ट एक्सपीरियंस इन मैनी थिंग बट एक्यूरली इन रबिंग। मतलब इन्होंने लिखा था कि
एक फिजिशियन है ना बहुत चीज़ों को महसूस करता है, पर वास्तविक जो मजा दे सकता है ना वो, मतलब वास्तविक जो आनंद वो रोगी को दे सकता है, तो वह केवल मसाज के रूप में दे सकता है। तो इस प्रकार से ये हिप्पोक्रेटस ने लिखा था, जो चिकित्सा शास्त्र के पितामह कहे जाते हैं, या चिकित्सा शास्त्र के जनक कहे जाते हैं। मालिश के गुणों एवं विपरीत लक्षणों के बारे में भी इन्होंने ही बताया था कि सबसे पहले कि मालिश में क्या क्या गुण होने चाहिए, मतलब क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, और इसके विपरीत लक्षण यानी कब मसाज करनी चाहिए और कब नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में भी सबसे पहले हिप्पोक्रेटस ने ही बताया था। जॉन एस वाल्टर ने मसाज की परिभाषा दी है कि मालिश का सर्वमान्य अर्थ उपचारीय उद्देश्यों के लिए हस्तकौशल का शरीर में ऊतकों तथा अंगों पर प्रयोग है। मतलब एक उपचारीय उद्देश्य होता है जिसमें हस्तकौशल का प्रयोग किया जाता है, वो विभिन्न अंगों और ऊतकों के लिए किया जाता है। फिर गर्ट्स बियर्स के अनुसार मालिश शरीर के कुछ कोमल ऊतकों पर आजमाया गया हस्तकौशल है, मतलब अपने जो बॉडी है उसके जो सॉफ्ट टिश्यूज है, उपली त्वचा है, उसको ऊपर एक हस्तकौशल अपनाना है। फिर पर हेनरिक लिंग ने स्वीडिश मसाज को निर्मित किया था, इसलिए इनको मसाज का जनक कहा जाता है। यदि आपको पूछे कि स्पोर्ट्स मसाज का जनक किसे कहा जाता है, तो स्पोर्ट्स मसाज का जो जनक है, खेल मसाज का जो जनक है, वो डॉक्टर जैक मेगर को माना जाता है, जबकि पर हेनरिक लिंग को स्वीडिश मसाज का जनक माना जाता है, और स्वीडिश मसाज निर्मित की थी इसलिए इनको मालिश का भी जनक माना जाता है। चीनी लोग ईसा के जन्म से 300 वर्ष पूर्व उपचार के लिए इन विधियों का उपयोग करते थे। बेनक्यू ने मसाज के उपचार के रूप में प्रयोग किया था। चीन में 27 ईसा पूर्व में रचित साहित्य में मालिश का उल्लेख मिलता है। मतलब यदि ये पूछे कि साहित्य के रूप में सबसे पुराना उल्लेख कौन से देश में मिलता है, तो चीन में मिलता है। फिर दैहिक चिकित्सा द्वारा मालिश का प्रयोग 400 बीसी में लकवा तथा असाध्य जोड़ों के दर्द में लाभ हेतु किया जाता था। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर आप देख लीजिए आगे। सभी सभ्यताओं तथा गौरस, इजिप्ट, ग्रीक, रोमन, भारत, जापान, मिस्र, मेसोपोटामिया आदि में मालिश का उपयोग किया। मतलब सभी देशों में लगभग मालिश का उपयोग किया जाता था। ग्रीकवासी मालिश का उपयोग स्नान के पश्चात विलासिता के रूप में करते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है कि कौन से देश के वासी मालिश का उपयोग स्नान के पश्चात करते थे, जबकि हम सभी स्नान के पहले करते हैं, और विलासिता के रूप में करते थे, यानी भोग विलास के लिए करते थे। फिर 1996 में मसाज को अटलांटा ओलंपिक में केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा कोर मेडिकल सर्विस में रखा गया। मतलब एक मसाजर भी जाता है, जो हमारे ओलंपिक में जो खिलाड़ी जाते हैं उनके साथ में एक मसाजर जाता है, अब जाता है। पहले क्या होता था कि वहीं उनको मसाज मिलती थी, जहाँ पे कमेटी बने ओलंपिक गेम होते थे, वहाँ पे उनका एक मसाज पार्लर होता था, और उनको खिलाड़ियों को जो उनको भी मसाज लेनी है वो वहाँ ले सकते थे। तो मेडिकल के रूप में, मतलब चिकित्सा के रूप में भी मसाज दी जाती थी। तो वह सबसे पहले कौन सा ओलंपिक में स्टार्ट हुआ था, तो 1996 में जो अटलांटा ओलंपिक हुआ था यूएसए में, वहाँ पे केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा के रूप में, कोर मेडिकल सर्विस के रूप में इसको रखा गया था। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है हाई लेवल के एग्जाम के लिए। फिर जो भारत में देखते हैं तो किस प्रकार से देख सकते हैं, रामायण तथा महाभारत के काल में स्वस्थ जीवन हेतु मालिश को उत्तम माना जाता था। फिर मनु के सिद्धांतों में खान पान, स्नान, घर्षण व कर्म या क्रिया संबंधी धार्मिक कर्तव्य का उल्लेख मिलता है। एक बुरुबुदुर के मंदिर में उत्कीर्ण एक चित्र में भगवान बुद्ध को मालिश करवाते हुए दिखाया गया है। और मैगस्थनीज ने ब्राह्मणों में चिकित्सकों के वर्ग को खुराक थपथपाहट के नियमों के साथ बताया था। सिकंदर महान ने संबंधित लेखों में बैत से थपथपाना उपयोग में होता था। वेदों में मालिश उपचार, विलासिता और स्वाद श्रृंगार के लिए प्रयोग में बताए गए। ये इंपॉर्टेंट है। आपको यदि पूछा जाए कि वेदों में मालिश के 3 उपयोग क्या बताए गए, तो उपचार के लिए बताए गए, साज श्रृंगार के लिए भी बताए गए, और विलासिता के लिए भी बताए गए हैं। विविध प्रकार के अंगों पर जैसे सिर, जबड़ा, चेहरे, गर्दन, कंधे, पीठ, उदर, कमर, पेट, विभिन्न प्रकार की मालिश जैसे टॉवल मालिश, उपकरण जैसे लेब्रिकेंट कौन से यूज कर सकते हैं, तेल मालिश, सूखी मालिश जैसे पाउडर यूज कर लिया, बर्फ मालिश, बर्फ से मसाज कर सकते हैं, हस्त कौशल यानी हाथों से मालिश कर सकते हैं, हथेलियों से पैरों के तलवे से, मतलब हाथों के हथेली से भी कर सकते हैं, पैर के तलवे से भी कर सकते हैं, कोहनी से भी मसाज की जा सकती है। अलग अलग तरीके से मसाज की जाती हैं। फिर जो स्पोर्ट्स मालिश होती है, खेल मसाज होती है, उसका इफेक्ट क्या पड़ता है,
तो त्वचा का तापमान 2 डिग्री तक पुरुषों में तथा 3 डिग्री तक महिलाओं में बढ़ जाता है। सम्मिलित रूप में बोले तो तापमान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ जाता है। रक्त संचरण में सुधार, मांसपेशियों के पोषण में सुधार, मांसपेशी थकान में आराम मिलता है। त्वचा यानी डर्मट इफेक्ट भी बोलते हैं इसको। त्वचा के छिद्र खुलते हैं, नरम होती हैं, बनावट और दिखावट में सुंदर हो जाती हैं, सुधार आता है। फिर पाचन तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र एवं अन्य सभी तंत्रों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। उत्तकों, ये एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि कौन कौन से तंत्रों पर प्रभाव पड़ते हैं, तो ये सभी तंत्रों पर प्रभाव पड़ते हैं, लगभग सभी तंत्रों पर प्रभाव पड़ते हैं। तो उत्तकों को और क्या इफेक्ट होते हैं कि उत्तकों के पोषण में वृद्धि होती है, अशुद्धि व थकान वाले उपद्रवियों को हटाते हैं। संवेदी तंत्रिकाओं पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, पेशियों में फैलाव तथा तन्मयता बढ़ती है। उत्तकों के गह्वरों और गहरी प्रवावृणी व मांसपेशियों में लसिका आवरण को बढ़ा देती है। जब आपको टिश्यूज पढ़ाएंगे तो आपको पढ़ा देंगे इसको। खिलाड़ी की दक्षता बढ़ती है तथा एथलीट व प्रबंधन के आत्मविश्वास को बढ़ाती है। तो ये मसाज के खिलाड़ी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो खिलाड़ी की क्षमता बढ़ती है, दक्षता बढ़ती है एवं एथलीट व प्रबंधन में आत्मविश्वास बढ़ता है। मतलब जो एक रिलैक्स होते हैं, जब आपने देखा कोई बॉक्सिंग का मैच होता है तो उसको बार बार मसाज दी जाती है, मतलब उसमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए मसाज दी जाती है। फिर मालिश का उपयोग प्रतियोगिता से पहले, बीच में और बाद में किया जाता है, जो उत्कृष्ट प्रदर्शन, थकान शांत करने, सूजन हटाने, लचीलापन बढ़ाने, पेशीय तनाव को शांत करने तथा चोटों से बचाने में सहायता करता है। ये चीज़ आप इंपॉर्टेंट है कि मालिश का उपयोग कब कब किया जा सकता है। तो मालिश का उपयोग प्रतियोगिता से पहले भी किया जा सकता है, बीच में भी किया जा सकता है और बाद में भी किया जाता है। और बाकी इसकी यूज़ तो आपको पता ही चल गया कि उत्कृष्ट प्रदर्शन में सहायक होते हैं, थकान शांत करते हैं, सूजन को घटाने में भी सहायता होते हैं, लचीलापन बढ़ाने में, क्योंकि जॉइंट्स की मसाज होती है तो उसमें जो लिगामेंट्स होते हैं, जो टेंडन्स होते हैं, उन पे इफेक्ट पड़ता है तो लचीलापन थोड़ा बढ़ जाता है। पेशीय तनाव को शांत करने में, मतलब मसल्स में यदि टेंशन आ गया, तनाव आ गया तो उसको लचकदार बनाने में भी सहायक है या शांत करने में भी सहायक है। चोटों से बचाव में भी सहायक है। अमूमन जाम हो जाता है कोई जॉइंट तो वहाँ पे मसाज की जाती है तो वो जॉइंट जाम नहीं होता है और चोट से बचाव हो जाता है। और मालिश एक एर्गोजेनिक एड्स है। एर्गोजेनिक एड्स से हमारा आशय है कि एर्गोजेनिक एड्स वे साधन होते हैं जो खिलाड़ी की क्षमता को बढ़ा देते हैं। तो मालिश भी एक प्रकार का एर्गोजेनिक एड्स है। फिर और भी कुछ दे रखा है हिस्ट्री के रूप में और डेफिनेशंस के रूप में, परिचय के रूप में दे रखा है कि ग्रीक में 2 प्रकार की मसाज का उपयोग किया जाता था, एक तो उपचार के लिए और एक आराम के लिए। ये क्वेश्चन पूछा गया है किसी एग्जाम में कि ग्रीक में मसाज का उपयोग किन 2 कार्यों के लिए किया जाता था। तो एक तो उपचार के लिए किया जाता था और एक आराम के लिए किया जाता था। विगत 50 वर्षों से मालिश पद्धति में हुए शोध में जेम्स बी मेनन, अल्बर्ट होप्पा और गटियर्ड ने इसे नाटकीय बदलाव किए, मतलब कुछ न कुछ चेंजेस किए हैं, पर वास्तविक वो चेंजेस पहले से होते आ रहे हैं। सबसे पहले विलियम मोरेल ने लिखा है मसाज की परिभाषा के रूप में कि मसाज इज ए साइंटिफिक मोड ऑफ ट्रेनिंग सर्टेन फॉर द डिसाइजेस सर्टेन मैनिपुलेशन। निश्चित रोग व निश्चित हस्तकौशल द्वारा उपचार करने की वैज्ञानिक विधि ही मसाज है। तो ये किसने लिखा है? विलियम मोरेल ने लिखा है कि निश्चित रोग पर या निश्चित रोगी पर एक निश्चित हस्तकौशल द्वारा उपचार करने की जो वैज्ञानिक विधि है उसको हम क्या कहते हैं? मसाज कहते हैं। फिर ये गटियर्ड बेयर्ड के अनुसार मसाज की परिभाषा, मसाज कोमल ऊतकों पर आजमाया गया हस्तकौशल है, यानी जो हमारे सॉफ्ट टिश्यू है उसके ऊपर जो हस्तकौशल आजमाया गया है उसी को हम क्या कहते हैं? मसाज कहते हैं। मसाज के तत्व, यानी मसाज करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है टॉपिक, देखिए इसको ध्यान से। मसाज की दिशा, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, मतलब हम मसाज कौन सी दिशा में कर रहे हैं। जैसा हमने हिप्लोराज में पढ़ा था कि केवल हृदयगामी करनी है, स्ट्रोकिंग में पढ़ा था कि दोनों तरफ या किसी भी तरफ कर सकते हैं, तो उसमें डायरेक्शन का ध्यान रखना है। फिर दबाव की मात्रा, जब हमने मसाज का सेकंड टाइप पढ़ा था प्रेशर मैनिपुलेशन, तो उसमें कितना दबाव देना चाहिए, तो जितना मिनिमम दबाव ही देना चाहिए वैसे तो, पर फिर भी कहीं कहीं हम थोड़ा ज़्यादा प्रेशर देते हैं। जैसे आयरिंग में हमने ज़्यादा प्रेशर दिया था और हिप्लोराज में तो हमने बिल्कुल ही प्रेशर दिया ही नहीं था, और स्ट्रोकिंग में बिल्कुल सहलाना हो रहा था नॉर्मल। बाकी नीडिंग, स्क्वेजिंग, पल्मर, इनमें थोड़ा थोड़ा प्रेशर लग रहा था।
पेट्रीसेज में हमने प्रेशर तो दिया था पर दोनों द्वितरफा प्रेशर दिया था, और व्रिंगिंग में चारों तरफ से प्रेशर दिया था। व्रिंगिंग में प्रेशर देने के पश्चात भी लुढ़काया था। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। फिर होता है लय या लयात्मकता, रिदम ऑफ मूवमेंट। तो एक लय बरकरार रहनी चाहिए मसाज में। फिर माध्यम का प्रयोग, यूज ऑफ मीडिया और लुब्रिकेंट, मतलब आप कौन से माध्यम का प्रयोग कर रहे हो, जैसे तेल का यूज़ कर रहे हो, पाउडर का यूज़ कर रहे हो, अन्य किसी क्रीम का या फिर घी का या फिर और भी अन्य किसी लुब्रिकेंट का आप प्रयोग कर रहे हो। फिर रोगी व चिकित्सक की स्थिति, पोजीशन ऑफ बोथ, मतलब एक रोगी और चिकित्सक की स्थिति क्या होनी चाहिए, जैसे चिकित्सक खड़ा रहेगा या बैठा रहेगा, या फिजियोथेरेपिस्ट की स्थिति सर की तरफ रहेगी, पैरों की तरफ रहेगी, या फिर रोगी लेटा रहेगा या बैठ के मसाज करवाएगा। इस प्रकार की पोजीशन का भी ज्ञान होना चाहिए। टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है, यानी कितने समय तक करनी है और कितनी बार करनी है मसाज। मान लीजिए किसी रोगी को चोट लग गई है तो वो कितने टाइम तक मसाज करेगा, मतलब आधे घंटे तक मसाज करेगा या फिर और उससे कम या ज़्यादा समय तक मसाज करेगा। और फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रीटमेंट, यानी दिन में कितनी बार मसाज की जा सकती है। तो अमूमन ऐसा माना जाता है कि 5 से लेकर 20 मिनट तक उस अंग चोटग्रस्त भाग की मसाज करनी चाहिए और दिन में 3 बार करनी चाहिए। थेरेपिस्ट को एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए। जो भी थेरेपिस्ट मसाज कर रहा है उसको एनाटॉमी यानी शरीर रचना का और फिजियोलॉजी यानी शरीर क्रिया का ज्ञान होना चाहिए। टेबल 28 इंच हाइट पे होनी चाहिए, यानी 28 इंच की हाइट होनी चाहिए, टेबल की ऊंचाई होनी चाहिए, इतनी ऊपर तो होनी चाहिए। फिर 28 इंच इंटू 75 इंच की उसकी लंबाई चौड़ाई होनी चाहिए, मतलब लंबाई तो उसकी होनी चाहिए 75 इंच और 28 इंच उसकी चौड़ाई होनी चाहिए। और उसके ऊपर एक गद्देदार गद्दा होना चाहिए। फिर पिलो यानी तकिया भी होना चाहिए। फिर सावधानियां क्या रखनी है कि जब भी कोई अस्थि रोगी हो जिसको जैसे हड्डियों की प्रॉब्लम है तो उनको मसाज नहीं करनी चाहिए। चर्म रोग है किसी को, उसको भी मसाज नहीं करनी चाहिए। विषाणु रोग है तो भी मसाज नहीं करनी चाहिए। अस्थि भंग यानी हड्डी टूटी हुई है तो उस समय तक उसकी मसाज नहीं करनी चाहिए। उसको उभारने के लिए तो मसाज करेंगे, जब ठीक हो जाएगी, हड्डी जुड़ जाएगी वापस, तो उसके बाद मसाज की जाती है। फिर चोट यानी गहरी चोट लगी हुई है तो वहाँ पर मसाज नहीं करनी चाहिए। हेमरेज है किसी को, यानी सर में कोई पहले गहरी चोट लग रखी है उसकी वजह से ब्रेन हेमरेज हो रखा है तो उसको मसाज नहीं करनी चाहिए, सर में नहीं करनी चाहिए। फिर उल्टी या असहजता महसूस करे योगी तो आपको मसाज नहीं करनी है। बीपी लो या हाई हो जाए तो भी मसाज नहीं करनी है। यदि टीबी का कोई पेशेंट है तो उसको तो बिल्कुल ही मसाज नहीं करनी है। और कैंसर का पेशेंट है उसको भी नहीं करनी है। एड्स का रोगी है उसको भी नहीं करनी है, क्योंकि मसाज में कई बार होते हैं कि जो हमारे टिश्यू होते हैं या जो कोशिकाएं होती हैं, मृत कोशिकाएं होती हैं, वह रिक या जो क्षतिग्रस्त कोशिकाएं होती है वह पुनः डेवलप होने की कोशिश करती है। तो ये एड्स रोगी में और कैंसर रोगी में ऐसा संभव नहीं है। तो मैकेनिकल इफेक्ट क्या पड़ सकते हैं, यानी शरीर के यंत्र पर यांत्रिकी रूप में क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। तो जमा खून हटता है, मतलब जो भी खून जमा हुआ है वो हट जाएगा। गाढ़े खून का गाढ़ापन होता है वो, मतलब खून पतला हो जाएगा। मांसपेशी इलास्टिसिटी में वृद्धि होगी, मतलब मांसपेशी की जो लचकता है उसमें वृद्धि हो जाएगी। मांसपेशियों की थकान कम हो जाएगी। फेफड़ों का कफ हट जाएगा। श्वसन में सुधार आएगा। रक्त संचार में भी सुधार आएगा। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या पड़ेंगे कि रक्त संचार में वृद्धि होगी, सुधार आएंगे। शिराओं में जमा फ्लूइड यानी अशुद्धियाँ जो जमे हैं वो हट जाएगी। प्रति धड़कन स्ट्रोक वॉल्यूम में वृद्धि हो जाएगी, मतलब हर धड़कन में जितना ब्लड हार्ट से निकलना था, जितना शुद्ध ब्लड हार्ट से निकलना था वह ज़्यादा निकलेगा। और आरबीसी में वृद्धि होगी, मतलब रेड ब्लड सेल्स हैं उसमें वृद्धि हो जाएगी। और हीमोग्लोबिन में वृद्धि हो जाएगी। ऑक्सीजन क्षमता में भी वृद्धि होगी, जिससे पेशीय श्वसन व क्रियाशीलता बढ़ेगी एवं जोड़ों में सक्रियता बढ़ेगी। फिर न्यूरोलॉजिकल क्या इफेक्ट पड़ेंगे, मतलब हमारे जो तंत्रिका तंत्र है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेंगे। तो अच्छे ग्लैंड्स सक्रिय या उत्तेजित होंगे, जो अच्छी ग्लैंड्स हैं वो सक्रिय हो जाएंगे। न्यूरो क्षमता का विकास होगा। न्यूरोलॉजिकल कैपेसिटी हमारी वो बढ़ेगी। तनाव घटेगा। एक टेंशन रहती है दिमाग में वो घटेगी। न्यूरोपेन में भी जैसे सरदर्द हो रहा है, माइग्रेन हो रहा है आदि में लाभकारक है। सेंसरी अंगों व तंत्रों की सक्रियता बढ़ेगी, मतलब जो हमारे आँख नाक कान हैं उनकी सक्रियता भी बढ़ेगी। और तंत्रिका तंत्र का विकास होगा। और डर्मट यानी त्वचा पर क्या इफेक्ट पड़ेगी, तो मृत कोशिका हट जाएगी, रोम छिद्र खुलेंगे और सौंदर्य में वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से ये त्वचा पर इफेक्ट पड़ेंगे। बाकी तो आपको
नॉर्मली मैंने बता ही दिया था। तो ये थोड़ा हिस्ट्री, उपागम और कुछ टॉपिक थे जो मैंने आपको समझाए। इन टॉपिक्स में आपको ध्यान ये रखना है कि अब तक जो एग्जाम हुआ है उसमें ना के बराबर खेल मालिश में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जबकि आपके सिलेबस में खेल मालिश का इतिहास, उपागम, प्रभाव एवं मालिश के प्रकार, ये इस प्रकार से सबसे लंबा टॉपिक यही लिख रखा है, जबकि इसमें से क्वेश्चन अभी तक बहुत कम पूछे गए हैं। अमूमन 1 या 2 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं कि भाई खेल मालिश का प्रभाव कौन कौन से अंगों पर या कौन कौन से तंत्रों पर पड़ता है, जिसमें तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र सभी के ऊपर पड़ता है। तो इसका आंसर होगा सभी के ऊपर पड़ता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी। धन्यवाद। ये मेरे ब्रह्मास्त्र है, मेरे नोट्स नहीं हैं, इनको आप बड़े ध्यान से पढ़िए, बड़े प्यार से पढ़िए। मैं आपको आशा दिलाता हूं कि इन सबको इनको पढ़ने के बाद में, इनको समझने के बाद में आपको कभी भी कहीं किसी और बुक से या नोट्स से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिन भाई बंधुओं ने कोचिंग में पढ़ रखा है उनको भी ये पता चलेगा कि सच में इस टॉपिक की क्या महत्व है और ये टॉपिक क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों इतने रेफरेंस से कोचिंगों में नहीं पढ़ाया जा सकता है। वीडियो थोड़ा फास्ट बनाने का यही उद्देश्य है कि वीडियो छोटा बने ताकि आप आराम से इसको देख पाओ, पर इसमें जो नॉलेज मिल रहा है वो गागर में सागर के रूप में मिल रहा है। तो थैंक यू। अब विदाई दीजिए नरपत सर को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।